आज कुछ नए क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। हाँ, एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी क्यूए का मतलब क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखते हो तो साथ में पेन और पेपर आप लोग लेके बैठा करो और क्वेश्चन आंसर को नोट किया करो। और प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अगर देखोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यूआरआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, मैंने इसमें विकल्प नहीं दिया है, सीधा मैंने इसका आंसर लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये होता है बच्चों यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। यह इंटरनेट पे सभी नामों और पतों के लिए एक सामान्य शब्द है जो वर्ल्ड वाइड वेब www जो स्टार्टिंग में नेट पे लिखते हो आप ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, यह आमतौर पर पात्रों का एक क्रम होता है जो एक तार्किक संसाधन या एक समान प्रारूप में फाइल या संसाधन के नाम और स्थान की पहचान करता है। देखो, अगर हम शॉर्टकट में इसकी बात करें तो ये क्या करता है कि इंटरनेट पे जितने भी नाम और एड्रेस होते हैं, जो भी चीजों के, जो भी आप कुछ देखते हो, वीडियोस है या इमेजेस है या और कुछ है, उनका पूरा नाम और एड्रेस इसके पास रहता है। ये नाम दो यूनिफॉर्म रिसोर्स लिक्विड आइडेंटिफायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसको दे देते हैं कलर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है। देखो, हमें अगर चेक करना है इसको किस में है, दिखाता हूं मैं। अब यहां पे बेटा आप कैल्क ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया है इसको और यहां पे देखते हैं, यहां पे मेनूज है, यहां पे इंसर्ट मेनू में देखते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेनू में है कमेंट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे इंसर्ट मेनू में जाते हैं, यहां पे देखते हैं कमेंट है, ये देखो। ठीक है, अब यहां पे कमेंट दिया है, इसका शॉर्टकट की भी दिया है कंट्रोल ऑल्ट सी। एक बात याद रखना, आप जितना भी आपका लिब्रे राइटर है, लिब्रे कैल्क है और लिब्रे इंप्रेस है, सबका जितना भी ये है दिया हुआ है शॉर्टकट कीज, ये दिमाग में आप लोग हमेशा रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है। तो ये कमेंट किसमें दिया है? इंसर्ट मेन्यू में। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जो इंसर्ट है ये ऑप्शन सही है। क्लियर? और एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो कैल्क है या राइटर है या इंप्रेस है, इन तीनों का जो ये मुखड़ा होता है ना बेटा, ये मुखड़ा मतलब यहां पे क्या है, मेनूज है, यहाँ पे क्या है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, यहाँ पे साइड बार होता है, यहाँ पे फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन जो होते हैं, शॉर्टकट कीज क्या होता है, या एडिट का शॉर्टकट कीज क्या है, या इंसर्ट का शॉर्टकट कीज क्या है, या ऊपर वाला टाइटल बार, ये ऊपर वाला जो पट्टा होता है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, ये कौन सा स्टैंडर्ड बटन होता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको लेआउट बोलते हैं। फ्रंट पे फ्रंट का जो लेआउट होता है, मतलब एक सिंपल भाषा में इसका मुखड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जो भी एप्लीकेशन होता है, जो तुम्हारे राइटर, कैल्क और इंप्रेस, इसका जो मुखड़ा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है यूटीआर किससे संबंधित है? आरटीएच और एनईएफटी से, पीएमवाई से, एसडीआरएफ से, एनईएफटी से। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किससे संबंधित है ये। अब यहां पे यूटीआर क्या है, किससे संबंधित है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पे दिया है कि जब भी किन्हीं दो बैंक अकाउंट्स के बीच में पैसों का लेन देन होता है, ओके, उसका एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यूटीआर जनरेट होता है। यह ऐसा नंबर होता है जो कि दुनिया में किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का नहीं हो सकता, मतलब लेन देन का नहीं हो सकता। इसलिए इसे अद्वितीय लेन देन संख्या
यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कहा जाता है। संक्षेप में इसे आप सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और दिया है, उस यूटीआर नंबर की मदद से आप अपने फंड ट्रांसफर का स्टेटस जान सकते हैं, है ना। आप लोग देखा होगा जब भी फंड ट्रांसफर करते हो या कुछ करते हो या रिचार्ज भी कराते हो तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाता है, एक नंबर आता है, यूनिक नंबर होता है, उसके द्वारा आप स्टेटस जान सकते हो। यार मोबाइल में रिचार्ज करते हो उसका, या आप फंड ट्रांसफर करते हो, पैसे का लेन देन करते हो, उसके लिए भी एक नंबर आता है। यानी कि उस ट्रांजैक्शन की वर्तमान स्थिति क्या है यह जान सकते हैं उसी नंबर के द्वारा। अगर वह ट्रांजैक्शन अटक गया है या उससे जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसका भी समाधान पाया जा सकता है। क्लियर। तो ये एक नंबर जनरेट होता है, जब भी लेन देन होता है तो एक नंबर जनरेट होता है। और ये किससे संबंधित होता है? देखो, एनईएफटी और आरटीजीएस से। भारत में नेट बैंकिंग के शुरुआती दौर में किन्हीं दो बैंक अकाउंट के बीच ऑनलाइन पैसों का लेन देन दो तरीके से होता रहा है। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही प्रकार के फंड ट्रांसफर में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। एनईएफटी ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर 16 अंकों का होता है, जबकि आरटीजीएस ट्रांजेक्शन का यूटीआर नंबर 22 अंकों का होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना आप लोग। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा ये होगा बेटा, आरटीजीएस और एनईएफटी से ये रिलेटेड है, संबंधित है। क्लियर। रुक जाओ, तो ये चीज हमारा इसको हम सही कर देंगे अपना। ओके, आगे चलते हैं बेटा। एम परिवहन किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज है। एम परिवहन जो होता है क्या होता है, पहले मैं दिखा दूं आपको। देखो बेटा, यहां पे दिया है एम परिवहन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है जिसकी मदद से आप किसी भी कार ओनर, मतलब कार के मालिक और उसकी कार की जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। और इसका डिटेल क्या है, अब किसी भी कार के नंबर से पता करें उसका मालिक कौन है, कौन सी ब्रांड की कार है, उसकी एज क्या है, उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है। ठीक है, ये ऐप के द्वारा, जो एम परिवहन है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कार यदि आपकी है या बाइक आपकी है तो आप अपनी आरसी बुक ऑनलाइन देख सकते हैं, उसकी वर्चुअल आरसी बना सकते हैं। ये आरसी कानूनी तौर पर मान्य है और आप किसी भी जगह अपने फोन से यह दिखा सकते हैं। क्लियर। किसी भी कारणवश मान लो आपको किसी कार, ठीक है, ओनर के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो अब ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बस आपके पास उस कार का नंबर होना चाहिए। रास्ते में किसी भी चलती कार की पूरी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज की ये कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स भी ऑनलाइन देख सकते हैं और अपना वर्चुअल लाइसेंस ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये क्या है, ये ऐप है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। क्लियर बेटा। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये ऐप है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब ये क्या, थोड़ा सा मैं डिटेल दिखा दूं फिर इसको आगे देखते हैं। यहां पे बेटा दिया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पीएमएसबीवाई। ठीक है, अब यहां पे दिया है कि इस योजना के तहत किसी दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने पर आपको भुगतान किया जाता है। ठीक है, यहां पे ध्यान दें, केवल दुर्घटना में हुई मृत्यु या दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता होने पर ही आपको भुगतान किया जाता है। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में कोई भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा डिटेल है। पीएमएसबीवाई के तहत आपको 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलती है। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिलता है। अब यहां पे दिया है कि थोड़ा सा क्या क्या है। प्रधानमंत्री योजना के तहत आपके 3 मामलों में भुगतान किया जाता है। दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना की वजह से हुई स्थायी विकलांगता, है ना, कि ठीक नहीं हो सकता, पैर आपका विकलांग हो गया, हाथ विकलांग हुआ, कुछ भी हो गया, 2 लाख रुपए ये भी मिलेगा। दुर्घटना की वजह से स्थायी आंशिक विकलांगता, ठीक है, उसके 1 लाख रुपए मिलता है। परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी, अब यहां पे पूरा डिटेल दिया है। ठीक है, तो ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहां पे ये दिमाग में रखना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पीएमएसबीवाई के में कितने पैसे का प्रावधान है ना, मृत्यु होने पर,
या विकलांगता होने पर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि मैंने डिटेल आपको बता दिया। तो यहां पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। क्यूआर कोड के फाउंडर कौन है? ये देखो दोबारा क्वेश्चन आया था। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल इसमें दिया है। यहां पे बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, स्वराज राज कौन से हैं? इसका आविष्कार 1994 मासाहिरो हारा द्वारा जापानी कंपनी डेंसो वेब में किया गया था। ठीक है, तो डी वाला सही है। इसका पहले भी मैं इसका बता चुका हूं। ठीक है, डी वाला सही है। और ये कंपनी डेंसो वेब कंपनी है, और जो व्यक्ति है जिसने इसका आविष्कार किया था उस कंपनी में मासाहिरो। ठीक है बेटा, मासाहिरो हारा। ठीक है, दिमाग में रखना ये। और क्यूआर कोड का मैंने पहले ही बता दिया है आपको, क्यूआर कोड क्या होता है। ठीक है, और एक बार और देख लो। बस आपको ये चित्र दिखा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आजकल पैसे आजकल मोबाइल से ही आजकल होते हैं, है ना? तो इससे ट्रांसफर होता है, इसमें आपके बैंक डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, वो पूरा डिटेल्स इसमें रहता है, इसी के द्वारा ये पैसे का लेन देन होता है। और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया है, आप उसको देख लेना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यहां पे दिया अलीबाबा के फाउंडर कौन है? अलीबाबा क्या है, क्या चीज? अलीबाबा एक क्या है? अलीबाबा बेटा एक वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट है ना? फ्लिपकार्ट से जैसे हम कोई सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, हम लोग पेमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, तो घर पे आके पेमेंट होता है और वो सामान लेके आता है। तो ये है चाइना की वेबसाइट। ठीक है, चीन की है। देख लो यहां पे बेटा, अलीबाबा समूह चीन के प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि अब कई व्यवसायिक क्षेत्र में, जिसमें ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट, मोबाइल कॉमर्स, रिटेल क्षेत्र, मोबाइल मीडिया, फिल्म, टीवी शो आदि में नामों में सक्रिय है। ठीक है, तो ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट है। और इसका जो ये है फाउंडर, ये है जैक मा। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिजास्टर यूनिट, विजन डिस्प्ले यूनिट, वेरियस डिस्प्ले यूनिट। अब इसका फुल फॉर्म देखो बेटा, ये जो है यही है वीडियो, ये डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है, टीवी या मॉनिटर। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, या मॉनिटर भी बोलते हैं इसको। देखो, ये वीडियो या मॉनिटर देखने में एक टेलीविजन की तरह होता है, और इसकी साइज जैसे टीवी के केस में होता है, स्क्रीन की वक्र लंबाई के रूप में मापी जाती है। मॉनिटर्स आमतौर पर 9 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 17 इंच, 19 और 19 इंच, अभी तो 30 के ऊपर भी आ रहा है, 40 तक आ रहा है इंच। यह टेक्स्ट पिक्चर को रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट, देखो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, वैसे भी ये वीडियो आता था पहले। ठीक है, तो अब यहां पे आप समझ सकते हो आसानी से, टीवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, कलरफुल आता था, ये यही है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका फुल फॉर्म है बेटा, यहां पे देखो ये दिया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईमेल का पासवर्ड आप कितनी बार चेंज कर सकते हैं? ठीक है, एक बार, कभी नहीं, 2 बार, कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो सिंपल सा फंडा है। आप ईमेल या कोई भी पासवर्ड आप चेंज करते हो, मोबाइल का ही पासवर्ड ले लो, ईमेल का पासवर्ड ले लो, तो आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि 1-2 बार, या कोई लिमिट नहीं है इसका। इसलिए इसका आंसर ये है बेटा कि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप चाहे जितनी बार चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है, किसी साइबर क्रिमिनल कंप्यूटर से डाटा निकालना क्या कहलाता है? मतलब ये कहना क्या चाहता है कि जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनके जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके कंप्यूटर से जब पुलिस वगैरह जो इंक्वायरी करती है, उनका डाटा जो निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या शब्द है? यहां पे दिया है साइबर फोरेंसिक, ठीक है, नेटवर्क रीलोडर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या साइबर फोरेंसिक। ठीक है, तो यह आपका होगा बेटा साइबर फोरेंसिक, इसको बोला जाता है। ये दिमाग में रखना। मतलब ये होता है कि जो धोखाधड़ी करते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है, तो उनके कंप्यूटर या मोबाइल से जो डाटा
रिकवरी करती निकालती है, उसको साइबर फोरेंसिक बोला जाता है। नेक्स्ट, कौन सी कुंजी एक एकल की स्ट्रोक के साथ कर्सर को एक पंक्ति और शुरुआत में ले जाती है? पहला कंट्रोल प्लस एंड या कंट्रोल प्लस होम, एंड और होम, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो, पेज अप एंड पेज डाउन। तो यहां पे अगर आप करते हो, यहां पे करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझना बेटा, मैं थोड़ा जूम करता हूं। अब यहां पे ये होता है लाइन का अंत, ठीक है, किसी भी लाइन का अंत ये होता है और शुरुआत ये होता है, ठीक है। अब एकल जो ये है आपका इंसर्शन पॉइंट, जो यहां पे ब्लिंक हो रहा है, यहां पे ब्लिंक हो रहा है, इसको अगर यहां पे अंत में ले जाना है, मतलब ये शुरुआत, हमारा थर्ड लाइन की बात कर रहा हूं, यहां पे शुरुआत है और इसको बिना माउस के यहां ले जाना है हमें, तो कौन सा बटन कीबोर्ड का काम करेगा? तो यहां ये होम है और ये एंड है। अगर ये इंसर्शन पॉइंट हमें यहां ले जाना है तो एंड बटन प्रेस करना पड़ेगा। देखो मैं प्रेस कर रहा हूं, यहां पे एंड प्रेस किया तो देखो यहां पे आ गया, देख रहे हो। मैं होम प्रेस कर रहा हूं, होम बटन कीबोर्ड का, तो देखो स्टार्टिंग में आ जा रहा है, ठीक है। फिर एंड प्रेस किया तो यहां पे आ गया, होम प्रेस किया फिर यहां पे आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन दिया है कि कौन सी कुंजी एक एकल कीस्ट्रोक के साथ, एकल मतलब एक ही, होम या एंड के साथ, कर्सर को, कर्सर मतलब जो इंसर्शन पॉइंट में बता रहा था, एक पंक्ति और शुरुआत में ले जा सकती है, ठीक है, अंत या शुरुआत में। तो यहां पे आएगा बेटा एंड और होम, क्लियर। ये दोनों बटन है की स्ट्रोक। अच्छा, की स्ट्रोक मतलब जिस बटन को हम यूज करते हैं। अब यहां पे आ गया www किस मॉडल पर आधारित है? क्लाइंट सर्वर, लोकल सर्वर, वन स्तरीय या टू स्तरीय, ठीक है। अब यहां पे पहली बात तो ये सिंपल सा फंडा है कि क्लाइंट सर्वर, लोकल सर्वर कौन सा इसमें, तो हम यहां बताएंगे आपको, ये है क्लाइंट सर्वर, ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर क्या होता है? जिन बच्चों ने अगर नेटवर्क पढ़ा होगा तो उनको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं क्लाइंट सर्वर होता क्या है। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, मैं थोड़ा जूम करता हूं। अब ये मुख्य कंप्यूटर है, इसको सर्वर बोला जाता है। पहली बात, सर्वर मतलब होता क्या है? सर्व करना मतलब परोसना। अब जैसे गांव में अगर बात करें या कहीं भी आप जाते हो और कोई आपको खाना परोसता है ना, तो वो सर्व करता है आपको, क्लियर। या जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सुविधा मुहैया कराए या कोई चीज अगर वो मांगता है तो उसको दे, वो सर्वर है। ये मुख्य कंप्यूटर है, इसके पास सारी जो इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। और बाकी सब जो कंप्यूटर हैं इससे हमेशा सूचना ग्रहण करते रहते हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन आता है, ये इससे मांगता है, ये इसको देता है, फिर ये मांगता है, ये देता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन करता है, ये इसका आंसर देता है इन सबको, क्लियर। तो ये हो गया सर्वर, ये हो गया क्लाइंट, ठीक है, ये हो गया सर्वर, ये हो क्लाइंट। और ये www जो दिया है यहां पे किस मॉडल पर आधारित है? क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे, ठीक है, इतना समझना। और गहराई से अगर नॉलेज मिलना चाहे तो आप इंटरनेट चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, उसका वीडियोज भी आपको अपलोड करके दे दिया जाएगा कुछ दिन में। केवल एक ही लास्ट ही हमारा प्लेलिस्ट का बचा है इंटरनेट का चैप्टर, वो भी अपलोड होगा। लेकिन ये समझ लो www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी क्वेश्चन आता है www का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, या लोकल सर्वर क्या होता है, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इमारतों के बीच लैन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस केबल तकनीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब यहां पे होता है बेटा 10 T, ठीक है। अब ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये होता है बेटा ट्विस्टेड पेयर केबल। पहली बात तो ये समझो, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये अभी ये इनसे कनेक्टेड होता है तारों के द्वारा, ठीक है। इससे ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड। मैं आपको लाइन दिखाता हूं यहां पर बच्चों, मैं आपको जूम करता हूं,
देखो यहां पे, अब इस उपकरण के माध्यम से सारे कंप्यूटर केबल के माध्यम से कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसको लैन बोलते हैं, ठीक है, इसको लैन बोलते हैं। अब एक साधारण सी भाषा में बोलूं तो एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में तारों के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से फाइल लेन देन करते रहते हैं, प्रिंटर में प्रिंट आउट निकालते रहते हैं, प्रिंटर भी शेयरिंग करते हैं, फाइल भी शेयरिंग करते हैं। इन सबको लैन लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उनको कनेक्ट करने के लिए केबल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बिजली की तारों में आप तार की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे ही यहाँ पे तारों की आवश्यकता पड़ती है। और वो तार कई प्रकार के होते हैं बेटा, कई प्रकार के होते हैं। उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है, मैं दिखाता हूं कैसा होता है आपको। ये देखो, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब इसमें कई सारे केबल होते हैं, ये ट्विस्ट रहता है। अब ये केबल की आवश्यकता पड़ती है 10/T में, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये इसके लिए 10/T की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये 10/T के अंतर्गत आता है। अब और थोड़ा सा डिटेल अगर दूं तो जो और सारे ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, यहां पे आपका जो 10/F दिया है, ठीक है, ये वाला 10/F जो दिया है, ये जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए होता है, काफी अच्छा केबल होता है। अब मैं दिखाता हूं वो कैसा होता है। ये देखो बेटा, ये होता है आपका फाइबर केबल ऑप्टिकल, बहुत महंगा आता है, काफी महंगा आता है ये, और ये 10/F के लिए यूज में आता है, ठीक है। और भी दूसरा दिया है, और 10/2 ये होता है थिन कोएक्सियल केबल के लिए यूज में होता है। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है मैं भी दिखा देता हूं। ये आपका जो 10/2 है, ये जो स्टैंडर्ड इसका जो है, ये किसमें यूज में आता है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो बेटा, ये पतले जो केबल हैं, ये कोएक्सियल केबल होते हैं, ये भी महंगे आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा महंगा होता है ये, ठीक है। तो ये 10/2 के लिए होता है, ठीक है। और जो 10/5 है, अभी हमने जो विकल्प दिया 10/5, ये क्या होता है कि ये थिक कोएक्सियल केबल के लिए होता है, मतलब मोटे कोएक्सियल केबल होते हैं लेकिन थोड़ा सा मोटे। अब यहां पे ये जो दिख रहा है बेटा, ये देख रहे हो, ये थिक है, मोटा वाला है, या ये वाला, ठीक है, ये मोटे वाले केबल हैं, ये 10/5 के लिए यूज में आते हैं। क्लियर? तो ये आपका थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया, दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए कौन सा वर्ग पता आरक्षित है? ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपके लिए, इसका मैं डिटेल थोड़ा सा बताता हूं कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित है, आईपी। अब ये क्या होता है, जैसे हर एक गाड़ी का एक नंबर होता है ना, ऐसी बैंक खाता आप खोलते तो एक नंबर मिलता है, ऐसे ही कंप्यूटर में जब भी इंटरनेट कनेक्ट करते हो आप, तो वहां पे एक नंबर मिल जाता है आपको, है ना। वो नंबर क्या होता है आपका, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी होता है, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को 5 भागों में विभाजित किया गया बेटा, यहां पे 4 दिया है। यहां पे क्लास ए भी होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। तो ये 5 क्लास लोग बना के रखते हैं, और उन 5 क्लास का अलग अलग होता है, और ये एक प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए यूज होता है। ये आईपी का रिजर्व क्लास, देखो अब ये जो है क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, ठीक है। ये जो है पब्लिक के लिए देते हैं ये लोग, यहाँ पब्लिक को मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्ट होते हैं तो उनको इनमें से कोई एक मिल जाता है, या अलग अलग डिटेल जाकर तो मिलेगा। लेकिन ये जो क्लास ई होता है, इसमें जो जितने भी ये आईपी होते हैं, वो एक प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए यूज होता है। ये आईपी का रिजर्व क्लास होता है, मतलब सबको नहीं दिया जाता, ये इसको जनता के उपयोग के लिए नहीं दिया जाता, पब्लिक के लिए नहीं दिया जाता, इसका रिसर्च उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं अलग से, है ना, तो उनके लिए यूज में आता है। इसलिए ये क्लास आपका प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए, रिसर्च के लिए, है ना, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, या कोई रिसर्च वगैरह होता है तो इसके लिए ये क्लास ई आईपी यूज करते हैं वो लोग, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
आगे चलते हैं। यूपीआई में एक पता है जो विशिष्ट, यहां पे भरना है, एक पता है जो विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति के बैंक खाते की पहचान करता है। ठीक है, पहला क्या है, पेमेंट एड्रेस, बी क्या है, बैंक का पता, सी क्या है, यूनिक एड्रेस, और आपका डी क्या है, प्राइमरी एड्रेस। ये होता क्या है यूपीआई में, ये यूपीआई आईडी होता है एक, जो होता है उसे पेमेंट एड्रेस के नाम से जानते हैं, हमारे खाते की पहचान होता है वो। मैं आपको थोड़ा डिटेल दिखाता हूं। अब यहां पे पढ़ते हैं बेटा, अगर आप भी स्मार्टफोन से रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों का पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से आपका पाला जरूर पड़ा होगा। मोबाइल प्लेटफॉर्म से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, एनपीसीआई ने विकसित किया है। इसका रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन के हाथ में। ठीक है, अब ये इससे पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और इस आईडी में क्या होता है बेटा, आपका पेमेंट एड्रेस, जहां पे पेमेंट किया जाता है उसका एड्रेस होता है। तो यूपीआई में पेमेंट एड्रेस एक पता है, ठीक है, ये यहां पे फिल होगा, जो विशिष्ट रूप से किसी व्यक्ति के बैंक खाते की पहचान करता है। आगे चलते हैं। अंतिम शटडाउन या रीबूट तिथि और समय जानने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, लास्ट रीबूट, लास्ट शटडाउन, लास्ट या लास्ट बूट। ये क्या कहता है, जैसे आपने कंप्यूटर प्रॉपरली बंद कर दिया या उसको रीस्टार्ट किया, तो अंतिम समय में ये कब बंद किया गया था या कब चालू किया गया था, ये जानने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है बेटा? वो है आपका लास्ट कमांड। ठीक है, ये दिमाग में रखना। आगे चलते हैं। उडेमी, कोर्सेरा तथा ईडीएक्स किसके उदाहरण हैं? ठीक है, वेब पोर्टल, ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग। ठीक है, एक्चुअल में यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज करा सकते हैं। ये जो तीनों क्या है, ये जो है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए होते हैं। उडेमी, कोर्सेरा तथा ईडीएक्स जो होते हैं, यहां से कोर्सेज बाई किया जाता है, खरीदा जाता है, और यहां पे आप कोर्स कर सकते हो आप। ठीक है, ये है क्या चीज, दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या है, उडेमी एक ऑनलाइन लर्निंग का मार्केट प्लेस है। देखो बेटा, यहां से ऑनलाइन लोग सीखते हैं, कोर्सेज सीखते हैं, कुछ फ्री है, कुछ पैसे दिया जाता है। यहां पर 1 लाख प्लस कोर्सेज हैं, उससे भी ज्यादा, और 24 लाख प्लस मिलियन स्टूडेंट हैं जो कि उडेमी से ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। यहां पर कुछ कोर्स फ्री में है और कुछ कोर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ऑनलाइन कोर्स करते हैं बहुत लोग, है ना, क्योंकि वो वहां पे नहीं जा सकते, इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में नहीं जा सकते, तो वो ऑनलाइन ही करते हैं सब कोर्स। तो ये उडेमी हो या आपका कोर्सेरा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, कोर्सेरा हो या ईडीएक्स हो, ये सब ई लर्निंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे कोर्स पैसे से भी मिलते हैं, फ्री भी मिलते हैं, तो बहुत लोग करते हैं, यहां से काफी पॉपुलर है ये। नेक्स्ट चलते हैं। एक पैराग्राफ में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब एक पैराग्राफ होती है, कई सारे पंक्तियां होती हैं, है ना, तो उनके बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा? लाइन स्पेसिंग, है ना। जो वर्ड या राइटर पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब यहां पे मैं दिखा दूं, ये जो लाइन है ये पैराग्राफ है। अब यहां पे मैं अगर लाइन स्पेसिंग करूं, है ना, इन सबके बीच में अगर लाइन स्पेसिंग करूं, तो यहां पर अलग अलग हो गई, लाइन स्पेसिंग हो रही है, या देखो तो लाइन के बीच हो रहा है ना, तो यहां पे आंसर क्या होगा बेटा? लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस विभाग से संबंधित है? नगर पालिका विभाग, पेट्रोलियम विभाग, वित्तीय विभाग, भ्रष्टाचार विभाग।
ऐसा होता है क्या? पेट्रोलियम विभाग पेट्रोल से संबंधित कुछ है नहीं, वित्तीय विभाग मतलब बैंकों से संबंधित कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार से है नहीं, भ्रष्टाचार में सफाई का अभियान तो चला नहीं था। ये चला था बेटा किसका? आपका नगर पालिका विभाग, है ना? ये इस विभाग का अभियान था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। पहला क्या है? नेविगेशन कमांड, मीटिंग माइंडर कमांड, स्पीकर नोट कमांड, ट्रांजिशन कमांड। तो यहां पे जो स्लाइड इसमें पावर पॉइंट में या इंप्रेस में आप काम करते हो, इंप्रेस में, तो इंप्रेस में जब काम करते हो तो स्लाइड शो का विकल्प जो होता है उसमें निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। ये ट्रांजिशन को छोड़कर सभी शामिल है। ठीक है, ट्रांजिशन उसमें नहीं होता है। ठीक बेटा, ये आप अगर देखोगे इंप्रेस में नेविगेशन कमांड मतलब स्लाइड को ऊपर नीचे करने के लिए, मीटिंग माइंडर कमांड या स्पीकर नोट कमांड, ये सब होते हैं स्लाइड शो में, लेकिन ये नहीं होता है। आगे चलते हैं। आप प्री फॉर्मेटेड स्टाइल बनाने के लिए क्या चुनेंगे? ठीक है, इसमें प्री फॉर्मेटेड मतलब पहले से बनाए हुए। ठीक है, पहले से बनाए हुए अगर मुझे स्टाइल अगर चुनना है तो वो मैं क्या करूंगा? इसमें से क्या आंसर होगा? इनमें से कोई भी नहीं। फॉर्मेट होगा, स्लाइड लेआउट होगा या स्लाइड शॉर्टर व्यू होगा। यहां पे होगा बेटा स्लाइड लेआउट। ठीक है, अब स्लाइड लेआउट क्या है? आप जब पावर पॉइंट इंप्रेस खोलोगे, ठीक है, जैसे यहां पे मैं इंप्रेस ओपन करता हूं, यहां पे इंप्रेस मैंने ओपन किया, लास्ट में स्टैंडर्ड बार टूल बार के लास्ट में जाते हैं बेटा, यहां पे देखो ये है। ठीक है, जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं ले सकता हूं, यहां पे क्लिक किया वैसा आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो ये इंप्रेस में होता है ऐसा। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? स्लाइड लेआउट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इनमें कौन सा पेस्ट स्पेशल में उपलब्ध नहीं है? वैल्यू, नंबर, ग्राफ, फॉर्मूला। आप अगर कुछ पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, अगर यहां पे आप देखो, यहां पे यहां कैल की बात हो रही क्योंकि पेस्ट स्पेशल है, यहां पे फॉर्मूला भी दिया गया है। यहां पे अगर देखें तो यहां पे फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला हमेशा कैल्क में पूछता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है तो कैल्क में जाते हैं। यहां पे अगर कुछ आप कुछ टाइप करते हो, यहां पे जैसे आपने 2 टाइप किया और यहां पे टाइप करने के बाद यहां पे 20 हम जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू सम इन द ब्रैकेट और 20 जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर मारते हैं, ये एड्रेस आ गया। अब यहां पर ये 40 आता है, इसको राइट क्लिक जब करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगर कहीं पेस्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं तो देखो, ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे ये सारे कमांड यहां पे दिखा रहा है। यहां पे क्या कर सकते हैं, तो वही चीज यहां पे बोला है कि क्या नहीं है, तो यहां पे ग्राफ नहीं है। आपने देखा होगा ध्यान से, वहां पे ग्राफ नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। रूट क्या है? निर्देशिका जिसमें फाइल सिस्टम की भी निर्देशिकाएं हैं। रूट उपयोगकर्ता की होम डायरेक्टरी। फाइल सिस्टम, रूट फाइल सिस्टम। तो रूट क्या होता है बेटा? एक्चुअल में ये क्या होता है कि रूट का अर्थ है मेन डायरेक्टरी या मेन फोल्डर या मेन पार्टीशन। कंप्यूटर में जो होता है मेन फोल्डर जो होता है, ठीक है, जिसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करते हो, लोड करते हो, वो रूट होता है। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें यह शब्द यूज होता है, यूजर की फोन डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो इसमें कि क्या होगा, रूट उपयोगकर्ता की होम डायरेक्टरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नीति परिस्थितियों और समय की लंबाई निर्धारित करती है। समूह नीति, कार्बोरोस नीति, पासवर्ड नीति, खाता लॉकआउट नीति। अब यहां पर ये थोड़ा सा हिंदी टफ है, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को बिना यूज किए, मतलब कुछ देर यूज करने के बाद छोड़ देते हैं, तो अपने आप लॉक हो जाता है। तो ये किसके तहत आता है? ये जो क्रिया है किसके तहत आता है? ये होता है समूह नीति, कार्बोरस नीति, पासवर्ड नीति या खाता लॉकआउट नीति। तो ये खाता लॉकआउट नीति होती है कि इतने टाइम के बाद मेरा फोन लॉक हो जाए या कंप्यूटर लॉक हो जाए। ठीक है, टाइम दिया जाता है। 25वां चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन G2C सरकार से नागरिक सेवा का उदाहरण नहीं है? कर और शुल्क भुगतान, नागरिक मदद डेस्क, लाइसेंस और पंजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी। तो यहां पे कर भी देता है सरकार में, ठीक है, शुल्क भुगतान करते हैं, नागरिक मदद के लिए भी सरकार से नागरिक मदद के लिए भी होता है, ये भी आता है, लाइसेंस और पंजीकरण भी सरकार से लाइसेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी ये नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 26वां लास्ट, ये यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहां पे दिया बेटा, देखो आज इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के युग में हमारा भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अपने बैंक से कभी विथड्रॉल स्लिप भर के किसी के कहते में पैसा, खाते में पैसा डाला होगा, लेकिन आपके समय में, आज के समय में आप आसानी से भारत देश में ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन पेमेंट की ऐप हैं। मतलब यूपीआई आईडी क्या होता है, यूपीआई आईडी कैसे बनते हैं? अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे दिया है, ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट। बहुत सारे आईडी हैं, गूगल प्ले है, गूगल पे है आपका, है ना, सैमसंग का भी आता है और फोन पे भी है। तो ये सब यूपीआई आईडी होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पे जो दिया है वही चीज है, ऑनलाइन पेमेंट होता है इससे। यूपीआई क्या चीज है? ऑनलाइन पेमेंट। इसका फुल फॉर्म है, ये दिमाग में रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर? तो चीज लास्ट है। अभी इसके बाद भी और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक आएंगे आपके पास, क्यूए बहुत सारे आएंगे, और इंटरनेट जो चैप्टर है उसका भी अपलोड स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी वीडियोस आएंगे आपको। वही खाली आपके प्लेलिस्ट में वही बाकी है, और सब हो गया है ट्रिपल-सी का। तो आप यहां से देखो। और एक बात और, एक ही बार देखने से याद नहीं होता है, तो हमेशा याद रखना, कम से कम 2-3 बार अच्छे से देखोगे, नोट पेन से नोट करोगे तो इजिली सब दिमाग में बैठ जाएगा और ट्रिपल-सी पास करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो।